Welcome dear student to this lecture of manufacturing processes. Until now, we had started with types of arc welding method, and out of that we had completed carbon arc welding, manual metal arc welding, tungsten inert gas welding and metal inert gas welding. Continuing with the same topic, in today's lecture we will see the remaining methods. The first one is atomic hydrogen arc welding. Atomic हाइड्रोजन, ऑटोमिक वर्ड हमने कहाँ सुना है? ऑटोमिक रिएक्शन में. ऑटोमिक रिएक्शन विच हैपन्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट. So the reaction which happens in power plant, similar reaction we will use to produce the heat. वेल्डिंग में हमें क्या चाहिए? एक हीट सोर्स होना चाहिए. So that heat source is generated by a atomic reaction in atomic hydrogen arc welding. So let's see. Arc is maintained between two non-consumable tungsten electrodes with AC supply. Two non-consumable electrodes. तो हमें यहाँ ध्यान में क्या रखना है? पहली बात तो there are two electrodes and also it is non-consumable. वो कंज्यूम नहीं होते, वो मेल्ट नहीं होते हैं. It is made with the tungsten and supply given is a AC. Alternating current पावर सप्लाई हम उसे दे रहे हैं. नॉन कंज्यूमेबल, टू नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हमने कहाँ पर देखे हैं? इन कार्बन आर्क वेल्डिंग. कार्बन आर्क वेल्डिंग में हमने दो मेथड देखी थी, एक ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग, एक सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग. तो उसी तरह से यहाँ दो इलेक्ट्रोड होते हैं. कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड ग्राफाइट से बने हुए थे. यहाँ पर इलेक्ट्रोड कहाँ से, किस मेटल से बने हुए? द टंगस्टन. और जहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं हम AC सप्लाई प्रिफर करते हैं, बिकॉज AC सप्लाई बैलेंस द हीट प्रोड्यूस एट बोथ द इलेक्ट्रोड. बट DC सप्लाई गिव मेजर हीट एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो जहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों जगह पे हमें कैसे चाहिए? इक्वल हीट चाहिए. दैट्स वाई वी प्रिफर द AC सप्लाई. तो ऑटोमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं विथ AC सप्लाई. और इलेक्ट्रोड किस मेटल से बने होते हैं? टंगस्टन से. A stream of hydrogen gas under a pressure of about 50 kilonewton per meter square is passed arc and around the electrodes. हमने पिछले लेक्चर में MIG TIG देखा था. उसमें क्या होता था? इलेक्ट्रोड एक नोजल से पास होता था and surrounding the electrode we supply the inert gas for shielding of the welding zone. इस केस में भी इलेक्ट्रोड हम नोजल में होल्ड करते हैं, लेकिन सराउंडिंग से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इंस्टेड ऑफ इनर्ट गैस. और यहाँ दो इलेक्ट्रोड होते हैं. As the molecule of hydrogen passes through the electric arc, they change due to the heat of arc into atomic form by absorbing energy. तो देखिए होता क्या है? सपोज ये दो इलेक्ट्रोड है और इनके सेंटर में यहाँ पर आपका आर्क जनरेट हो रहा है. सपोज दिस इज द आर्क. लेट मी चेंज द कलर. ये आपका आर्क है. अब
हम हाइड्रोजन गैस को इसके सराउंडिंग से पास करते हैं और ये गैस कहाँ पर आएगा? आर्क से पास होगा। हाइड्रोजन गैस मीन्स H2. It is in molecular form. Now, when it passes through the arc, hydrogen gas absorb the heat from the arc. Arc से वो heat absorb करता है and now get converted into twice H. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑटोमिक फॉर्म में। इसीलिए तो नाम क्या है? ऑटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। हम मॉलिकुलर हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऑटोमिक फॉर्म में एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग द आर्क एज अ हीट सोर्स। वो हीट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमिक हाइड्रोजन में, ट्वाइस H में कन्वर्ट हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल। These atoms recombine into the molecular form outside the arc and release large amount of heat. देखिए, पहले तो H2 कन्वर्ट हुआ ट्वाइस H में आर्क की वजह से। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम्स आर्क से बाहर आएंगे, हीट सोर्स के बाहर आ जाएंगे, वो फिर से कंबाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एंड दिस रिकॉम्बिनेशन, ये रिकम्बाइन होने की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट रिलीज large amount of heat and now this heat is used for welding. तो एक्चुअली यहाँ पर आर्क से प्रोड्यूस होने वाली हीट से हम वेल्डिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम आर्क इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। द हीट produced by recombination of hydrogen atom into hydrogen molecule is used for welding and not the heat of the arc. तो ये डायरेक्टली आर्क की हीट हम यूज नहीं करते इस केस में। The heat produces the temperature up to 4000 degree Celsius which is used to produce fusion weld. रिकॉम्बिनेशन में कितने टेम्परेचर जनरेट होता है? नियर अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। और इसी से हम क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। आर्क से वेल्डिंग नहीं करते हैं। फिलर रॉड इज यूज इफ रिक्वायर्ड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको क्या यूज करना है? फिलर रॉड यूज करना ही है। हाइड्रोजन ऑल्सो प्रोवाइड अ शील्डिंग एनवलप फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट। हाइड्रोजन का और एक का यूज है, जैसे MIG या TIG में इनर्ट गैस हमें एक शील्डिंग एनवलप प्रोड्यूस करता था, उसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर क्या काम करता है? शील्डिंग एनवलप प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो हाइड्रोजन गैस रहेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर वहाँ पर नहीं आएगी। सो हाइड्रोजन दोनों भी काम करता है, एक तो हीट प्रोड्यूस करने का भी काम करता है ऑटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट होके और फिर से रिकम्बाइन होके, एंड सेकेंडली इट प्रोड्यूस अ शील्डिंग एनवलप फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट। सो इट इज द जनरलाइज डायग्राम। इसमें क्या क्या है? एक पावर सोर्स है। जनरली ट्विन इलेक्ट्रोड में AC पावर सोर्स हम यूज करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। जहाँ दो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर हमें AC ही यूज करना पड़ता है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। दीज आर द टंगस्टन इलेक्ट्रोड। आप देख रहे हो एक नोजल जैसे पोर्शन में दोनों इलेक्ट्रोड है। फिलर रॉड डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, वर्कपीस। अब यहाँ देखिए, हम H2 यानी गैस फॉर्म में हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड। ये आर्क में जाने से पहले तक यानी बिफोर एंटरिंग इनटू द आर्क वो किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और आफ्टर द आर्क आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यहाँ पर भी बिफोर आर्क मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और आर्क के बाहर भी ये कौन से फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लेकिन आर्क में को कौन से फॉर्म में है? इट इज अ ट्वाइस H ऑटोमिक फॉर्म में। तो आर्क का काम क्या है यहाँ पर?
वेल्डिंग करना नहीं, इट इज़ टू कन्वर्ट H2 इंटू ट्वाइस H, और ये ट्वाइस H फिर से रिकम्बाइन होते हैं H2 में एंड इट प्रोड्यूस द हीट. Now advantages. Due to high temperature outside the arc, oxides on the surface of the work is removed. अब आपका हाई टेम्परेचर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज एग्जैक्टली नियर टू द वर्क पीस. सिंपल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस एट द आर्क, आर्क में ही टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वर्क पीस के पास आपका टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज द डिफरेंस. और इस वर्क पीस के पास जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है उसके वजह से अगर कोई ऑक्साइड सरफेस बना भी है तो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है या जल जाता है. तो हमेशा सरफेस कैसा रहता है? क्लीन रहता है जहाँ पर आपको वेल्डिंग करना है. इट प्रोड्यूस स्मूथ, यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल वेल्ड. वेल्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, स्मूथ दिखता है, यूनिफॉर्म होता है दिखने में, स्ट्रॉन्ग होता है और डक्टाइल भी होता है. जनरल वेल्डिंग में जो भी वेल्ड प्रोड्यूस होता है वो फास्टर कूलिंग की वजह से कैसे होता है? ब्रिटल. लेकिन इस केस में आपका लोकलाइज टेम्परेचर वर्कपीस पे प्रोड्यूस होने की वजह से जो कूलिंग होती है वेल्ड की, दैट कूलिंग इज अ स्लोअर, इट इज अ स्लो कूलिंग. दैट्स व्हाई द वेल्ड इज डक्टाइल नॉट ब्रिटल. ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आर्क में टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इट इज आउटसाइड द आर्क द टेम्परेचर इज जनरेटिंग. डिसएडवांटेजेस. हाइड्रोजन इज वेरी अनस्टेबल गैस सो मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली. हाइड्रोजन बहुत सेफ नहीं होता, इट इज़ वेरी रिस्की टू हैंडल हाइड्रोजन, और यही उसका सबसे बड़ा क्या है? डिसएडवांटेज है. अप्लीकेशंस मोस्टली यूज फॉर अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, मोस्ट ऑफ द नॉन फेरस मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बी वेल्डेड. अब आप कहोगे कि 4000 डिग्री सेल्सियस जनरेट होता है, इट इज़ लेसर देन आर्क वेल्डिंग, बट द डिफरेंस is that this temperature of 4000 डिग्री सेल्सियस इज अवेलेबल एट द वर्क पीस. और आर्क में क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आर्क में अवेलेबल है, इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द वर्क पीस. तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग प्रीफर करते हैं. एक वीडियो वीडियो इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा. बहुत पुराना वीडियो है लेकिन अच्छा वीडियो है, इसमें क्लियर होगा. The singing arc, symbol of atomic hydrogen arc welding, a versatile process that can be applied to almost any metal. It is especially useful in welding light gauge metal, special ferrous alloys, and most non-ferrous metals and alloys. Flux is required only for aluminum and some alloys. Filler metal of almost any composition can be deposited. Hence, the process is valuable for repairing molds and dies, for altering dies, and for correcting errors in machining. In other words, atomic hydrogen arc welding can be applied to almost any work requiring a precision weld. Let's examine this remarkable welding process and see what makes it tick. Atomic hydrogen arc welding makes use of two tungsten. अब थोड़ा अच्छे से देखिए. हियर यू कैन सी देयर इज अ स्पेशल इलेक्ट्रिक होल्डर, स्पेशल इलेक्ट्रोड होल्डर, बिकॉज हमें 2 इलेक्ट्रोड होल्ड करने हैं. दोनों इलेक्ट्रोड टंगस्टन के हैं. अब वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि प्रोसेस क्या होती है, ये आपको पूरी तरह से समझ जाएगी.
tungsten electrodes in a holder, which controls their position and directs the flow of hydrogen. Alternating current is used to form an electric arc between the electrodes. Note that the arc is independent of any work. The unique feature of this process is the use of a hydrogen flame to surround the arc. यहाँ आप देख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रोड्स है, दो इलेक्ट्रोड कैसे हॉलो है, सेंटर से क्या आया है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, और सराउंडिंग से हम हाइड्रोजन गैस का सप्लाई दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस इस आर्क में आकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्वाइस एच में, एटॉमिक हाइड्रोजन में। और जैसे ही आर्क के बाहर आता है ये पोर्शन, इस पोर्शन में वो फिर से कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल में। और ये जो प्रोसेस है, कन्वर्जन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। और ये हीट कहाँ पर अवेलेबल है? इस पोर्शन में अवेलेबल है, और ये पोर्शन डायरेक्टली कांटेक्ट में है वर्कपीस के। तो ये 4000 डिग्री सेल्सियस आपकी अवेलेबल है वर्कपीस के ऊपर। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोसेसेस एंड एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोसेस। Hydrogen gas flows out through the nozzles of the electrode holder, around the electrodes and the arc. The hydrogen flow cools the electrodes and prevents their rapid evaporation. The action of the arc changes the hydrogen into atomic form, hence the name atomic hydrogen. As the atomic hydrogen contacts the work, it changes back to its molecular form. A rapid transfer of heat is obtained. The gas flame shields the molten metal and reduces most oxides that may be on the surface. The weld is clean and smooth, with practically no slag or spatter. The atomic hydrogen welding equipment does two things. It supplies. So hope it cleared your concept of atomic hydrogen welding. So next method is called as plasma arc welding. प्लाज्मा ये वर्ड हमने सुना है कहाँ पर? जब हमने आर्क वेल्डिंग का कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी। होता क्या है? प्लाज्मा कहाँ जनरेट होता है? प्लाज्मा is nothing but the ionized form of air or any gas. सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करें तो अब प्लाज्मा है क्या? जब कोई भी गैस या एयर आयन में सेपरेट हो जाता है, जो एटम्स होते हैं एयर के या गैस के, उसमें से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं। दैट स्टेट ऑफ गैस और एयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरेट कैसे होता है? व्हेन देयर इज अ करंट passing through the air or gas, that passing current is converted into the plasma. जैसे कि स्पार्क, जैसे कि थंडरस्टॉर्म के वक्त जो बिजली जनरेट होती है, स्पार्क जिसे कहते हैं, इन चीज़ों की वजह से क्या जनरेट होता है? प्लाज्मा जनरेट होता है। सडन डिस्चार्ज ऑफ करंट की वजह से एयर से आयन सेपरेट होते हैं एंड नाउ दैट एयर बिकम कंडक्टिव। इन जनरल क्या होता है? एयर इज अ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर नहीं है। बट प्लाज्मा स्टेट में जब एयर आता है तो वो कंडक्टिव हो जाता है, एयर हो या गैस हो। तो प्लाज्मा तो जनरली सारे के सारे आर्क वेल्डिंग प्लाज्मा प्रोड्यूस करते ही है, बिकॉज देयर इज अ कंडक्शन थ्रू द एयर। आर्क कहाँ से कंडक्ट हो रहा है? एयर गैप से कंडक्ट हो रहा है।
तो वहाँ पर प्लाज्मा जनरेट होता ही है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में सेपरेटली क्या होता है, यहाँ हम प्लाज्मा जनरेट करने के लिए सेपरेट गैस का सप्लाई करते हैं, एयर को यूज़ नहीं करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे यूज़ नहीं करते, एक सेपरेट गैस अंडर प्रेशर सप्लाई करते हैं जिससे प्लाज्मा प्रोड्यूस हो। दैट इज़ द डिफरेंस। सो लेट्स सी वन बाय वन, एक के बाद एक देखते हैं जिसके समझ में आएगा आपको कंसेप्ट। फर्स्ट सी व्हाट इज प्लाज्मा। इट इज़ अ हाई टेम्परेचर आयोनाइज्ड गैस फॉर्म इन एनी इलेक्ट्रिक आर्क। प्लाज्मा है क्या? ये एक हाई टेम्परेचर आयोनाइज गैस है। आयोनाइज मतलब जिसके एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस लिए यूज होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं कंडक्शन के लिए, करंट के कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्लाज्मा मतलब एक ऐसा आयोनाइज गैस जिससे एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, और वो कहाँ जनरेट होता है? विच फॉर्म्स इन एनी इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क के जनरेशन की वजह से प्लाज्मा जनरेट होता है। दिस गैस गेट्स हॉटर बाय पासिंग करंट थ्रू इट। इट इज इंटेंस सोर्स ऑफ हीट। इस प्लाज्मा से अगर आप फिर करंट पास करते हो, पहले आर्क हुआ, आर्क की वजह से प्लाज्मा जनरेट हुआ, अब इस प्लाज्मा से मैंने कंटिन्यूसली करंट पास करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। जब तक आप करंट पास कर रहे हो तब तक ये टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा। तो प्लाज्मा को आप सोर्स ऑफ हीट भी यूज़ कर सकते हो, और इट इज़ अ इंटेंस सोर्स ऑफ हीट, बहुत हाई हीट जनरेट की जा सकती है। Plasma arc welding uses plasma to transfer an electric arc to the workpiece from the electrode. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, इट यूजेस अ स्पेशली जनरेटेड प्लाज्मा। जनरली हम प्लाज्मा जनरेट नहीं करते आर्क वेल्डिंग के लिए, वो जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेशली प्लाज्मा जनरेट करते हैं ताकि उस आर्क को हमें जहाँ कहीं पर भी लेके जाना है हम लेके जा सके, क्योंकि प्लाज्मा से ही आर्क आपका क्या होगा? कंडक्ट होगा। तो इस केस में हम अगर आर्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम डेडिकेटेड प्लाज्मा जनरेट करते हैं या स्पेशली प्लाज्मा जनरेट करते हैं तो यहाँ कंट्रोल ओवर द आर्क इज हाईएस्ट इन केस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। हम आर्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जो हम प्लाज्मा गैस सप्लाई करेंगे प्लाज्मा जनरेट करने के लिए, उसका प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करके हम प्लाज्मा की क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लाज्मा की लेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको और क्लियर होते जाएगा। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं। आपने TIG देखा है, नियर अबाउट सिमिलर डायग्राम है। देखिए सेंटर में आपका है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। TIG में भी सेंटर में इलेक्ट्रोड होता है और उसके सराउंडिंग से क्या पास होता है? इनर्ट गैस। लेकिन यहाँ पर दो एन्युलर ओपनिंग है। TIG में कैसे होता है? सेंटर में इलेक्ट्रोड, सराउंडिंग से इनर्ट गैस। यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रोड और सराउंडिंग में दो ओपनिंग होती है। जो पहला या इनर ओपनिंग है वहाँ से हम प्लाज्मा गैस सप्लाई करते हैं अंडर प्रेशर, और जो आउटर ओपनिंग होती है यहाँ पर देख सकते हो आप, आउटर ओपनिंग दोनों तरफ, इस आउटर ओपनिंग से हम प्रोवाइड करते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का काम एग्जैक्टली सेम है, शील्ड करना वेल्ड जोन को। लेकिन प्लाज्मा गैस का काम है इलेक्ट्रिक आर्क के कांटेक्ट में आने के बाद प्लाज्मा में कन्वर्ट होना। अब हम देखेंगे वर्किंग। A non-consumable tungsten electrode is located within a water-cooled nozzle. यहाँ पर दिख रहा है आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड और ये नोजल है। इस नोजल में दो ओपनिंग है, इनर ओपनिंग एंड आउटर ओपनिंग। इनर ओपनिंग से प्लाज्मा गैस सप्लाई होता है। द गैस इज फोर्स पास्ट अ पायलट आर्क इनिशिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इनर नोजल। देखिए इनिशियली जो आर्क जनरेट होती है वो आर्क इस इलेक्ट्रोड
और नोज़ल के बीच में जनरेट होती है, इनर पार्ट ऑफ द नोज़ल। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, आपका वर्कपीस है यहाँ पर, इतने लॉन्ग डिस्टेंस में आर्क जनरेट नहीं हो सकती है। आर्क जनरेट करने के लिए आपको कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 2 to 4 मिलीमीटर। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम आर्क कहाँ जनरेट करते हैं? इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड और नोज़ल का इनर पार्ट। यहाँ पर हम पहले आर्क जनरेट कर लेते हैं, उसे कहते हैं पायलट आर्क, क्योंकि ये वेल्डिंग वाली आर्क नहीं है। दिस आर्क इज ओनली जनरेटेड टू प्रोड्यूस प्लाज्मा गैस, सॉरी नॉट प्लाज्मा फ्रॉम द गैस। उस गैस से प्लाज्मा जनरेट करने के लिए ये आर्क है। अब इस आर्क से आपका ये गैस पास होगा, और जैसे ही आर्क से पास होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट में। द गैस इज फोर्स पास अ पायलट आर्क। फोर्स पास क्यों? क्योंकि एक प्रेशर से पास किया जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं होता, एक हाई प्रेशर पे होता है। इनिशिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इनर नोजल, दिस आर्क आयोनाइज द गैस टू क्रिएट प्लाज्मा। ये आर्क क्या करती है? गैस को आयोनाइज स्टेट में लाकर प्लाज्मा में कन्वर्ट करती है। नाउ दिस प्लाज्मा ट्रांसफर द आर्क टू द वर्कपीस। अब क्योंकि प्लाज्मा कंडक्टिव है, अब ये पायलट आर्क जनरेट हुई है, ये प्लाज्मा के थ्रू अब कहाँ पर जाएगी? वर्कपीस पर जाएगी। पहले इनिशियली इन दोनों के बीच में आर्क बनी थी, अब प्लाज्मा गैस का सप्लाई किया हमने यहाँ से, ये प्लाज्मा गैस कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा में। नाउ ड्यू टू दिस प्लाज्मा द आर्क कैन बी ट्रांसफर ओवर एनी डिस्टेंस। जहाँ तक आपका प्लाज्मा जा रहा है वहाँ तक आप आर्क को ट्रांसफ़र कर सकते हो। यही एडवांटेज है इस मेथड का कि आर्क किसी भी डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो पहले आर्क यहाँ पर थी, और उसके बाद हम कहाँ पर लेके जाएंगे उसे? इलेक्ट्रोड से वर्कपीस पर। ये बाद में ट्रांसफ़र होगी, पहले तो इन दोनों के बीच में ही आर्क जनरेट होगी, उसे पायलट आर्क कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मा जनरेट होगा पायलट आर्क की वजह से। अब ये प्लाज्मा आर्क को वर्कपीस तक यानी वेल्डिंग जोन तक लेके जाएगा। द फंक्शन ऑफ शील्डिंग गैस इज टू सेपरेट द वेल्ड पूल फ्रॉम द एनवायरमेंटल गैस। अब जो शील्डिंग गैस है, जो आउटर नोजल से, यहाँ पर दो अलग अलग ओपनिंग है नोजल में, पहली प्लाज्मा गैस के लिए, दूसरी शील्डिंग गैस के लिए जो इनर्ट गैस है, सिंपल टीआईजी में जो यूज़ होता है। तो उसका यूज़ क्या है? वेल्ड पूल को एनवायरमेंटल गैसेस से सेपरेट करना। द इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ द आर्क कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ प्लाज्मा गैस। मैंने पहले कहा था ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का। क्या? आप इस आर्क की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसकी क्वालिटी, यानी आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। कैसे? सिंपली रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा। जैसे प्लाज्मा की क्वांटिटी कम हो जाएगी, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा, आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आप सिंपली बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा गैस कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ आर्क। अब लेंथ कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर। प्रेशर को कंट्रोल करके आप लेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, सिंपली बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर ऑफ गैस सप्लाई। आप प्लाज्मा गैस कितने प्रेशर से सप्लाई कर रहे हो? बहुत हाई प्रेशर से सप्लाई करोगे तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, और उतने ही डिस्टेंस तक आपका प्लाज्मा जनरेट होगा, और आर्क आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हो। लो प्रेशर अगर सप्लाई करोगे तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक प्लाज्मा जाएगा, तो आपकी आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ आप दो चीज़ें फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो, पूरे आपकी कंट्रोल में है। पहले तो इंटेंसिटी बाय एडजस्टिंग द क्वांटिटी ऑफ गैस, दूसरा है लेंथ ऑफ द आर्क बाय एडजस्टिंग द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये दो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो बाकी किसी वेल्डिंग मेथड में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसी मेथड में कंट्रोल कर सकते हो। Now what are the major advantages of this method?
very high temperature can be obtained up to 11,000 degrees Celsius sufficient to weld any metal. 11,000 डिग्री सेल्सियस। अब तक हमने कितना टेम्परेचर देखा है एट द मैक्स? 6,000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नियर अबाउट डबल। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे तो मोस्ट ऑफ द मेटल बर्न कर सकते हो आप। मेल्ट करने की तो बात कुछ भी नहीं है। आप किसी मेटल को बर्न कर सकते हो, कट कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। तो इस मेथड से आप बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट कर सकते हो। हाईएस्ट आर्क स्टेबिलिटी ड्यू टू कंडक्टिव प्लाज्मा एंड फुल कंट्रोल ओवर द आर्क। आर्क के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। आप आर्क की लेंथ चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, और प्रेशराइज गैस की वजह से आपकी आर्क बहुत स्टेबल होती है। सो दैट इज़ द सेकंड एडवांटेज। Can be used for very thick and very thin plates effectively, as penetration achieved can be varied from deep to shallow. चाहे बहुत ज़्यादा थिक प्लेट हो या बहुत ज़्यादा थिन मटेरियल हो, आप दोनों को अच्छे से वेल्ड कर सकते हो। क्यों? अगर थिक प्लेट है तो मैं क्या करूँगा, प्रेशर बढ़ा दूंगा, गैस का क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, उसकी वजह से इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी और लेंथ भी बहुत आपको लॉन्ग लेंथ मिलेगी प्रेशर की वजह से। तो अब मेरे पास एक लॉन्ग लेंथ की और बहुत हाई टेम्परेचर पे आर्क है, तो मैं किसी भी थिक प्लेट को वेल्ड कर सकता हूँ। अब मुझे थिन प्लेट वेल्ड करनी है, मैं एग्जैक्टली रिवर्स करूँगा। मैं प्रेशर को बहुत कम कर दूंगा, गैस के प्रेशर को, और क्वांटिटी को भी रिड्यूस कर दूंगा। अब मुझे एक स्मॉल लेंथ की और कम इंटेंसिटी वाली यानी कम टेम्परेचर वाली आर्क मिलेगी, जिसकी वजह से मैं थिन प्लेट को भी इजीली वेल्ड कर सकता हूँ। बाकी किसी मेथड में ये पॉसिबल है क्या? नो। लेकिन इस मेथड में आप उतने ही अच्छे से थिन प्लेट भी वेल्ड कर सकते हो और उतने ही अच्छे से थिक प्लेट भी वेल्ड कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैन बी यूज विथ और विदाउट फिलर मेटल, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये सारे इसमें कॉमन है पॉइंट। विथ और विदाउट फिलर मेटल आप वेल्डिंग कर सकते हो। वेल्ड्स आर क्लीनर दैन MIG एंड TIG विथ सेम इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट उतने ही कॉस्ट का आता है जितना MIG और TIG का है। और हमने तो ये देखा है कि MIG एंड TIG बोथ गिव वेरी गुड क्वालिटी वेल्ड। लेकिन हम इसमें क्या कहा गया है? वेल्ड्स आर बेटर, क्लीनर देन MIG एंड TIG। उससे भी अच्छी क्वालिटी का वेल्ड आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में मिलता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ 2 टाइम फास्टर देन MIG एंड 5 टाइम फास्टर देन TIG। MIG खुद एक बहुत फास्ट वेल्डिंग मेथड है, बट इट इज़ 2 टाइम फास्टर। डबल स्पीड से आप काम कर सकते हो MIG से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, एंड 5 टाइम फास्टर देन TIG। सो इट इज़, अब तक हमने जो भी मेथड देखी है उसमें सबसे फास्ट मेथड है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमने जो भी आज तक मेथड देखी है आर्क वेल्डिंग की, उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में है। तो फिर इसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे। तो लिमिटेशन क्या है? इट रिक्वायर्स ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं और ह्यूमन ऑपरेटर इतने सारे पैरामीटर एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता है। दैट्स वाई अ फुल्ली ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। दैट इज द मेजर लिमिटेशन। नेक्स्ट वन, नॉट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट वेल्ड। शॉर्ट वेल्ड के लिए इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत छोटा सा काम है और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग नहीं। अगर आपके पास बहुत लॉन्ग वेल्ड है, बहुत सारा काम अवेलेबल है, तभी आप इस मेथड को यूज़ करोगे, अदरवाइज इट इज़ completely costly. So let's see a video. Actually it is a animation of plasma arc welding. लेकिन आपने यहाँ देखा होगा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग लिखा हुआ है, बट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड मशीनिंग बोथ आर सेम थिंग। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, 11,000 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर पे आप इजीली मेटल को कट कर सकते हो। सो दैट्स वाई it can be used for cutting the metal as well as for joining the metal. So sometime it is called as plasma arc machining and at the same time it is called as plasma arc welding also. तो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। Hi,
Let me know the working principle of plasma arc machining. These are the important parts. Non-consumable tungsten electrode. This electrode will be covered by a water-cooled constricting nozzle, and this nozzle covered by a shielding gas, workpiece, and DC power supply. In DC power source, negative power supply is given to the electrode, and positive power supply is given to the workpiece, and plasma gas to generate the plasma jet, shielding gas. डीसी पावर सप्लाई जब भी आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करते हो तो हम क्या प्रीफर करते हैं? DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। क्योंकि अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई दोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और वो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो सकता है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो हम डीसी प्रीफर करते हैं और इलेक्ट्रोड हमेशा निगेटिव रखते हैं। Plasma arc. These are the important parts in plasma arc machining. Here the power supply is given to the electrode and workpiece, and this plasma gas is ionized and made to electrically conductive. In plasma arc machining, the arc is generated through a constricting nozzle. Instead of diverging this arc, the spark is emitted through a small cross-section area of this nozzle. So the nozzle velocity and temperature has increased. After coming out from this nozzle, the temperature is raised around 28,000 degrees Celsius. So the general heating phenomena takes place on this workpiece and metal is melted. Then the blow gas is supplied through this nozzle and metal is blown from the surfaces. This way the plasma arc machining is working. Thanks for watching. ये तो था एनिमेशन। अब हम एक्चुअल में इंडस्ट्री में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कैसे परफॉर्म होता है ये देखेंगे। यू कैन सी इट इज़ अ फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस परफॉर्म बाय अ रोबोट। ये मैन्युअली परफॉर्म नहीं हो सकती। यहाँ जो ऑपरेटर है ये बस स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए है। सो दिस मेथड इज़ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। लेट्स सी। एक रोबोट से परफॉर्म हो रहा है प्रोसेस, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी, देखिए आर्क की। आपने सिंपल आर्क वेल्डिंग परफॉर्म किया है, उस आर्क की इंटेंसिटी और इस आर्क की इंटेंसिटी में डिफरेंस देखिए कितना है। ये बहुत ब्राइट और बहुत हाई टेम्परेचर आर्क है। सी द स्पीड ऑफ द प्रोसेस, बहुत फास्ट वेल्डिंग कंप्लीट होता है। अब वेल्डिंग के स्मूथनेस को भी देख सकते हो। So this is a plasma arc welding. Next one is called as submerged arc welding. It is also called as hidden arc or sub arc welding. अब सबमर्ज या हिडन आर्क इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है इस पोर्शन में, ये पोर्शन को अगर आप देखेंगे सो वेल्डिंग इज नॉट विजिबल because it happens under a thick layer of powder form flux. फ्लक्स क्या होता है? हमने सिंपल वेल्डिंग देखा था, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है? कोटेड इलेक्ट्रोड, एंड इट इज कोटेड विथ अ फ्लक्स।
जो कोटिंग होता है वो फ्लक्स का कोटिंग होता है, और एक फ्लक्स क्या होता है ये हमने डिटेल में देखा है। यहाँ पर भी फ्लक्स यूज होता है, बट दिस फ्लक्स इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं या पाउडर फॉर्म में होता है। अब इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इस पाउडर में इमर्स होता है और वेल्डिंग इस पाउडर के कोटिंग या थिक कोट के अंदर पूरा वेल्डिंग का प्रोसेस होता है। आप बाहर से उसे देख भी नहीं सकते हो, बहुत एक थिक कोटिंग होता है और उसके अंदर ये वेल्डिंग चलते रहता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो डायग्राम एक बार देख लीजिए, लेकिन ये वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या होता है, वायर इलेक्ट्रोड जैसे एमआईजी में होता था, इलेक्ट्रोड रॉड इलेक्ट्रोड नहीं है, तो ये कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड इसमें एक होता है। फ्लक्स हॉपर, जहाँ से फ्लक्स का कंटिन्यूस सप्लाई चलते रहता है, जैसे ही वेल्डिंग होते रहेगा फ्लक्स भी कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहेगा। फीड रोलर, एमआईजी में आपने फीड रोलर देखा है, वायर इलेक्ट्रोड को सप्लाई करने के लिए आपको दो रोलर के थ्रू उसे पास करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट ट्यूब और डीसी पावर सप्लाई। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो आप डीसीईएन, डीसीईपी या एसी तीनों यूज़ कर सकते हो, आपके पास तीनों ऑप्शन है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का वो एडवांटेज है। तो इस तरह से ये मेथड है, दिखने में थोड़ा थोड़ा एमआईजी जैसा दिखेगा, लेकिन ये एमआईजी नहीं है, इसमें इनर्ट गैस यूज़ नहीं होता है। इनर्ट गैस की जगह पे हम वेल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थिक लेयर ऑफ फ्लक्स, लेयर ऑफ फ्लक्स को हम यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस को एक बार समझते हैं। It is an automatic process developed for producing high weld in thicker steel plate. जनरली कहाँ प्रीफर करते हैं हम, बहुत थिक प्लेट को अगर वेल्ड करना है तो उस केस में ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक क्यों है ये हम देखेंगे। The arc is formed under a layer of protective mineral powder known as flux or melt. Flux can also be used to add alloying element to the joint. फ्लक्स के यूज हमने डिटेल में देखे आर्क वेल्डिंग में, तो वो पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेना। While welding is processing, the arc is submerged under the flux. पूरा का पूरा वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स के थिक लेयर के अंडर होता है। The consumable electrode, its continuous wire type and fed from a reel, exactly similar जैसे एमआईजी में होता है। एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रोड होता है वायर फॉर्म में और उसे एक रील से हम कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं। बोथ एसी एंड डीसी सप्लाईज कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एसी एंड डीसी क्यों, क्योंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी सप्लाई आप चूज कर सकते हो। एडवांटेजेस, द मेजर एडवांटेजेस आर speed up to 3800 millimeter per minute is possible with the high weld quality. बहुत हाई स्पीड है ये, यानी ये वेल्डिंग का स्पीड जो है बहुत हाई होता है, सिमिलर टू प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। हाई डिपोजिशन रेट एंड हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मेटल बहुत फास्ट डिपॉजिट होता है और पेनिट्रेशन भी बहुत हाई होता है इसमें, यानी आप थिक प्लेट को वेल्ड कर सकते हो और बहुत फास्ट वेल्ड कर सकते हो। वेल्डिंग विदाउट स्पार्क, स्मोक एंड स्प्लैटर। स्पार्क दिखाई नहीं देता है, स्मोक दिखाई नहीं देता है और स्प्लैटर यानी जो स्पार्किंग होता है बीच बीच में वो भी दिखाई नहीं देता है, बिकॉज देर इज अ थिक लेयर ऑफ फ्लक्स। पूरा वेल्डिंग फ्लक्स के अंदर होता है, आप तो देख तो सकते नहीं उसे। द वेल्ड इज क्लीन, स्मूथ विथ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज। बहुत अच्छे क्वालिटी का और अच्छी प्रॉपर्टी वाला वेल्ड इससे बनता है। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, आर्क इज नॉट विजिबल, सो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वेल्ड मैन्युअली। वेल्डिंग दिखाई नहीं देता है, क्या चल रहा है ये आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो आप मैन्युअली उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते, आपको पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन से ही उसे परफॉर्म करना है। ओनली कैन बी यूज इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो फ्लक्स को, तो आप वर्टिकल वॉल पे यूज़ कर सकते हो क्या, वो तो पूरा का पूरा फ्लक्स नीचे आ जाएगा। आप टेरेस पे उसे यूज़ कर सकते हो क्या, अपर हेड पोजीशन पर, नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। तो कंपलसरी है पाउडर फॉर्म फ्लक्स के लिए कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, ताकि फ्लक्स कहीं वहाँ से गिर ना जाए। तो एक ही हॉरिजॉन्टल
सरफेस पर ही वो यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। प्लेट्स लेस देन 5 मिलीमीटर कैन नॉट बी वेल्डेड ड्यू टू हाई करंट। ये थिक प्लेट में ही यूज़ किया जा सकता है। 5 मिलीमीटर के नीचे की थिकनेस की प्लेट अगर आप यूज़ करते हो, इन दैट केस इट कैन बी बर्नड, क्योंकि बहुत हाई करंट इसमें यूज़ होता है इस मेथड में। व्हाट आर द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन है शिप बिल्डिंग, प्रेशर वेसल इंडस्ट्रीज, फैब्रिकेशन ऑफ पाइप, एलपीजी सिलेंडर्स एक्सेट्रा। ये सारे इसके क्या है, एप्लीकेशंस है। अब एक वीडियो देखते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन हैज़ अ इलेक्ट्रोड इनसाइड और सराउंडिंग से कंटिन्यूसली पाउडर फॉर्म, या यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये फ्लक्स है। ये फ्लक्स इस पोर्शन से ही कंटिन्यूसली सप्लाई होता है। सेंटर में इलेक्ट्रोड है और सराउंडिंग से फ्लक्स का सप्लाई होते रहता है। और आप कहीं पर भी वेल्डिंग नहीं देख सकते इसमें, क्योंकि ये फ्लक्स लेयर के अंदर वेल्डिंग चल रहा है। देखिए, बीच बीच में आप स्मोक या स्प्लैटर देख सकते हो, लेकिन पूरा वेल्डिंग जो हो रहा है वो फ्लक्स लेयर के अंदर है। और पीछे से जो एक पाइप साथ में चल रहा है, दैट पाइप इज टू कलेक्ट एक्सेसिव फ्लक्स। जो अनयूज फ्लक्स है उसे रीयूज करने के लिए हम फिर से कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस में मेल्टिंग रेट बहुत फास्ट होता है इलेक्ट्रोड का, इसलिए आप थिकनेस देख सकते हो वेल्ड का, बहुत थिकनेस है। दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस आप देख सकते हो, इतना बड़ा डिस्टेंस वो एक सिंगल इसमें फील करता है। तो मेल्टिंग रेट बहुत हाई होता है एंड स्पीड ऑफ द वेल्ड इज प्रीटी गुड। 3800 मिलीमीटर पर मिनट हमने देखा है। और वेल्ड की क्वालिटी भी देखना आप, ये तो मोल्टन फ्लक्स है, इसे जैसे आप रिमूव करोगे तो अंदर आपको वेल्ड दिखाई देगा। क्वालिटी भी बहुत यूनिफॉर्म और अच्छी होती है वेल्ड की। देखिए, फ्लक्स जैसे आप मोल्टन फ्लक्स रिमूव करते हो, ये वेल्ड है। कितना शाइनी और अच्छी क्वालिटी का वेल्ड बना हुआ है। जनरली सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए यूज़ होता है, जो थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है जिस केस में। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ वेल्ड। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप मैन्युअली परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज द वेल्डिंग जोन इज नॉट विजिबल टू यू, हाउ यू कैन परफॉर्म इट। देखिए, अब यहाँ इस व्यू से बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि वेल्डिंग एक्चुअली कैसे हो रहा है। कंटिन्यूसली फ्लक्स का सप्लाई हो रहा है, ग्रैन्युअल फॉर्म में है वो, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए, फ्लक्स एकदम नज़दीक से दिखा रहा है, कैसे छोटे छोटे ग्रेन्स है, सैंड जैसा दिखता है, जिसे कहते हैं ग्रैन्युअल फॉर्म। और दूसरा एक फॉर्म होता है वो पाउडर की तरह होगा। वेरी शाइनी एंड वेरी गुड क्वालिटी। नाउ देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग जो हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को। आर्क वेल्डिंग का एक टाइप देखने के बाद हम दूसरे मेथड पर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग
we use the resistance, the electrical property of material for generating the heat. क्योंकि हमें हीट तो रिक्वायर्ड है किसी भी वेल्डिंग मेथड के लिए, तो हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग द हीट. तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपको भूलना नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखना है. इट विल बी यूज एज अ अटेंडेंस और सेम डे करना है. जिस दिन का लेक्चर है उसी दिन आपको वो मार्क करना है आपका अटेंडेंस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.